जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हम लोग ईंट मन के आदि के बारे में पढ़ेंगे। पूरा तत्व से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसी को ध्यान रखिएगा। तो ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का पूरा वीडियो डाला हुआ है, एक्सप्लेन कर दिया शुरू में। और ये जो हमारा वीडियो है, ये पार्ट 2 होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। बारी बारी से सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। और याद रखिए, सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग ये कोई वीडियो देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो एग्जाम में जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी इसी से पूछा जाएगा। और इसको ध्यान से देखिएगा तो आपका लॉन्ग का भी तैयारी हो जाएगा। हालांकि मैं लॉन्ग के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, जिसमें आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन डालकर मैं उसमें दे दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इसीलिए बिना रुके इस वीडियो को देखिए। आपको डीपली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने का, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ भी जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो अगर आपने हमारे ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखा या फिर आने वाला हमारा वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबाना है बच्चों, ताकि टाइमली मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। जो पहला क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहार की जाने वाली सिंचाई के साधनों का वर्णन करें। यानी हड़प्पा के लोग सिंचाई के साधन के रूप में किसका उपयोग करते थे। ये क्वेश्चन 2013 और 2016 में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कि हड़प्पा वासी सिंचाई के साधन के रूप में किसका उपयोग करते थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के महत्व को भली भांति समझते थे। वो जानते थे कि सिंचाई अच्छी तरह से करेंगे तो पैदावार बेहतर होगा, इस चीज को वो भली भांति समझते थे। और नियमित कृषि को नियमित जल आपूर्ति के लिए विभिन्न सिंचाई साधनों का उपयोग करते थे। यानी हड़प्पा के लोग ये बात बेहतर तरीके से जानते थे कि सिंचाई का कृषि में क्या महत्व है, सिंचाई का कृषि में क्या महत्व है, ये बात समझते थे। और नियमित जल आपूर्ति करा करके खेतों तक पहुंचाते थे ताकि पैदावार को बढ़ाया जा सके। और सिंचाई के साधन के रूप में वो किन किन साधनों का उपयोग करते थे, तो चलिए हम उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, सिंचाई के साधन के रूप में वे निम्न साधनों का उपयोग करते थे सिंचाई के रूप में। सबसे पहला तो नदियों पर आधारित सिंचाई व्यवस्था थी। दूसरी, बांध और नहर बनाते थे। तालाब और कुएं का भी सिंचाई के रूप में प्रयोग करते थे। और वर्षा जल संचयन करके भी वो सिंचाई करते थे। अगर आपको एक्सप्लेन करने वाले लॉन्ग में तो आप पूरा लिख दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट बस इतना लिख दीजिएगा, नदियों पर आधारित सिंचाई व्यवस्था, बांध और नहर, तालाब और कुएं, वर्षा जल संचयन। सिर्फ पॉइंट लिख दीजिएगा शॉर्ट में तो आपको पूरा नंबर दे देगा। लॉन्ग बोलेगा तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग नदियों पर आधारित सिंचाई व्यवस्था के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः सिंधु, घग्गर, हाकरा, सतलज, रावी इन्हीं नदियों के किनारे थी। इन्हीं नदियों के किनारे हड़प्पा हुआ, सॉरी सिंधु हो गया, घग्गर हो गया, हाकरा हो गया, सतलज हो गया, रावी हो गया, ठीक है। ब्यास नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ब्यास नहीं होगा। इन्हीं नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नगर बसे हुए थे। और इन्हीं नदियों का जल का उपयोग करके वे लोग सिंचाई करते थे। और इन्हीं नदियों का जल जो है वो वर्ष भर उपलब्ध होता था, जिससे वो सिंचाई करते थे, ठीक है। ये नदियां वर्ष भर जल उपलब्ध कराती थी, इसी के जल से वो सिंचाई करते थे। इसलिए खेती के लिए इन नदियों का उपयोग किया जाता था, या इन नदियों के जल का उपयोग खेती के लिए किया जाता था। तो हम लोग समझ में आ गया कि जो पहला जो साधन था सिंचाई का वह क्या था, नदी था। और कौन सी नदी, सिंधु, घग्गर, हाकरा, सतलज, रावी। सरस्वती भी थी, सरस्वती नदी भी थी, ठीक है। कुछ नदियों का नाम आप लिख दीजिएगा, पूरा नहीं भी लिखना चाहते तो कुछ का नाम लिख दीजिएगा।
आपका पॉइंट तैयार हो जाएगा। सिर्फ समझना है, भाषा आपको अपना यूज करना है। दूसरा है बांध और नहर। हड़प्पा के लोग जो है जल संचयन को करने के लिए, जल को जमा करने के लिए बांध और छोटी छोटी नहरों को भी बनाते थे, और जल संचयन करके इसी जल का उपयोग, इसी पानी का उपयोग वो खेती में करते थे, जिनसे वो खेतों तक पानी पहुंचाते थे। छोटी छोटी बांध बना के, नहर बना के खेतों तक पानी पहुंचाते थे, और इनमें वर्षा का पानी भी सुरक्षित रखते थे। बांध और नहर बना के वे वर्षा का पानी को भी सुरक्षित करते थे, और उन्हीं नहरों को खेतों तक पहुंचाते थे, उसके पानी को खेतों तक पहुंचाते थे और सिंचाई करते थे। यानी पहला साधन हमारा था नदी, दूसरा साधन था बांध, तीसरा साधन था नहर। ये भी हो सकता है, बांध और नहर को मैंने एक साथ मिला दिया है। चौथा तालाब और कुएं। हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा मिली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ढेर सारे कुओं की संख्या मिली है। ठीक है, लगभग हर घर में या मोहल्ले में एक कुआं होता ही था। कभी कभी तो जैसे गरीब मोहल्ला होगा तो वो कुआं की संख्या कम होती थी, लेकिन जो विकसित मोहल्ला था वहां हर घर में कुएं थे, या फिर मोहल्ला में तो एक कुआं होता ही था। इन कुओं का जल घरेलू कार्य के लिए होता था, घर में खाना बनाने, पीने, नहाने, इसके लिए तो होता ही था। साथ साथ इसका उपयोग वह खेती में करते थे। यानी कहीं ना कहीं तालाब और कुआं भी हड़प्पा सभ्यता के समय सिंचाई का साधन था। वर्षा जल संचयन। यहाँ नदियां नहीं थी, जहां नदियां नहीं थी वहां वर्षा जल को एकत्र करके खेती में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो इस तरह हम लोगों ने देखा, नदियों पर आधारित सिंचाई व्यवस्था थी, बांध और नहर बना के सिंचाई करते थे, तालाब और कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती थी, और जहां पर नदियां नहीं थी वहां वर्षा जल को कलेक्ट करके उस जल को खेतों तक पहुंचा के सिंचाई का काम किया जाता था। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है इतिहास लेखन में अभिलेख का महत्व। इतिहास लेखन में अभिलेख का महत्व। सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं हम लोग अभिलेख को। तो इतिहास लिखने में अभिलेख का बहुत ज्यादा योगदान होता है। ठीक है, अब अभिलेख क्या होता था? अभिलेख जो था किसी चट्टान पर, ठीक है, या ताम्रपत्र पर, सिक्के पर, स्तंभ पर, दीवार पर, धातुओं पर, पत्थरों पर, कहीं पर भी जो आदेश खोद कर लिखा जाता था उसको अभिलेख कहा जाता था। शिला पर यानी पत्थर पर लिख दिया तो शिलालेख कहला गया। ठीक है, ताम्रपत्र पर लिख दिया तो ताम्रलेख कहला गया। ठीक है, गुफा में लिख दिया तो गुहा लेख कहला गया। कहीं भी यानी जो आदेश होता था, जो धार्मिक संदेश होते थे, उनको दीवारों में, स्तंभों में, सिक्कों में, ताम्रपत्रों में, धातुओं में, पत्थरों में, कहीं भी खुदवा करके लिखा जाता था। यानी इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख होता था। अभिलेख लिखित प्रमाण पत्र होते हैं। अभिलेख एक लिखित प्रमाण पत्र होता है जिसको लिखा जाता है। ठीक है, जो पत्थरों, धातुओं, दीवारों, स्तंभों, सिक्कों या ताम्रपत्रों पर खुदे होते थे। ये हमें उस समय की राजनीतिक, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की सच्ची जानकारी देते थे। अभिलेख जो था वो जिस काल में लिखा जाता था उस काल के राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और संस्कृति के बारे में सच्ची जानकारियां प्राप्त कराता था। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि अभिलेख महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 13, 16 और 18 में पूछा गया है। तो इसको और व्याख्या करके हम लोग समझते हैं अभिलेख कैसे महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए, ये तो आपको लिखना है। अब ये नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखते, लेकिन ये जरूर लिखना आपको, क्योंकि आपको अपनी भाषा में लिखना है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभिलेख का महत्व क्या था बच्चों? अभिलेख एक विश्वसनीय स्रोत था। क्यों? क्योंकि अभिलेख झूठे नहीं होते, ये लिखित प्रमाण था। इसको लिखा जाता था पत्थरों पर, चट्टानों पर, ताम्रपत्रों पर, इसको लिखा जाता था बच्चों। इसीलिए ये विश्वसनीय स्रोत थे, क्योंकि लिखित प्रमाण था। अभिलेख झूठ नहीं बोलते, इसीलिए इतिहास के सबसे भरोसेमंद स्रोत है, क्योंकि इस पे हम लोग अनुमान नहीं लगाते हैं। ये अनुमान नहीं है, बल्कि ये परफेक्ट, सटीक, विश्वसनीय स्रोत है।
इसको हम अनुमान के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते थे। इसीलिए अभिलेख को इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना गया है। दूसरा, राजाओं की जानकारी। इनमें हमें उस समय के शासकों, उनके विजयों यानी उन समय के राजाओं के बारे में, उनके विजयों यानी उनके जीतों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में यानी युद्ध में जो जीते गए क्षेत्र थे उनके बारे में, राजा की नीतियों के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में ढेर सारी जानकारियां अभिलेख से प्राप्त होती है। तीसरा, तारीख का भी पता चल जाता है। अभिलेख में तिथि लिखे होते थे जिससे पता चल जाता था कि समय में कौन किस समय की घटना है, और उसके द्वारा हम लोग सही क्रम समझ सकते थे। क्योंकि अभिलेख में सबसे बड़ी बात थी, जो अभिलेख खुदा होता था तो खुदा था तो किसने खुदवाया था और उसका डेट मेंशन होता था। तो डेट मेंशन होने से और किसने खुदवाया था ये पता चल जाने से हम स्पष्ट रूप से उसके काल की जानकारी प्राप्त कर सकते थे, उसका क्रमबद्ध समय प्राप्त कर सकते थे। अगर मान लीजिए 40 बीसी में पिताजी ने खुदवाया था, कोई पिताजी अगर 40 बीसी में किसी अभिलेख को खुदवाए होंगे तो उनके बेटे का जो अभिलेख होगा वो 100% उसके बाद होगा, फिर उसके बेटे का अभिलेख उसके बाद होगा। तो कहीं ना कहीं एक क्रम का पता चल जाता है कि वो अभिलेख किस समय खुदा था और वह शासक का उसके साथ क्या संबंध था। ठीक है, क्योंकि तारीखों का पता चल जाता है। भाषा और लिपि का भी ज्ञान हो जाता है बच्चों, क्योंकि अभिलेख उस काल की भाषा, लिपि और लेखन शैली की भी जानकारी देता था। क्योंकि अभी आप जिस भाषा को पढ़ रहे हैं, जिस शैली में पढ़ रहे हैं, कुछ लिखने बोला जाएगा तो आप उसी भाषा उसी शैली में लिखिएगा। तो वही काम था जिस काल में अभिलेख खुदे हुए थे, उस काल की भाषा, उस काल की लिपि, लेखन शैली, ये सब की जानकारी हमको अभिलेखों से मिल जाती थी। उसके बाद धार्मिक और सामाजिक स्थिति का भी पता चल जाता था। यानी कहीं ना कहीं अभिलेख हमें बताते थे कि उस समय की धार्मिक मान्यताएं क्या है, उस समय के नियम क्या थे, कायदे क्या थे, इन सब की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो काइंडली लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का फायदा हो सके। ये फ्री क्लास है बच्चों, इसके लिए आपको कोई पेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 में और 19 में पूछा गया बच्चों। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी। ठीक है बच्चों, पुरातत्व को दो तत्व से बना है, पूरा जोड़ तत्व। पूरा मतलब होता है प्राचीन। पूरा मतलब क्या होता है बच्चों, प्राचीन यानी पुराना तत्व, यानी पूरा तत्व का अर्थ होता है पुराना तत्व। ठीक है, आर्कियोलॉजी पुरातत्व का मतलब होता है पुराने समय की वस्तुओं, इमारतों, औजारों, हड्डियों, सिक्कों, मिट्टी के बर्तनों आदि को खोदकर उसका अध्ययन करना, ताकि हम प्राचीन सभ्यताओं और लोगों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पुरातत्व का अर्थ होता है बच्चों, जो हमारे पुराने समय थे, जो प्राचीन समय थे, उस समय के इमारतों को, औजारों को, वस्तुओं को, हड्डियों को, सिक्कों को, मिट्टी के बर्तनों को जमीन से खोद कर निकालना और उसका अध्ययन करना, ताकि हमें पता चल सके कि उस समय किस तरह की वस्तुओं का, किस तरह की औजारों का, किस तरह की इमारतों का, किस तरह के सिक्कों का या बर्तनों का उपयोग होता था। ठीक है, पुरातत्व हमेशा जमीन से खोद कर निकाला जाता है, ये जमीन के अंदर होते हैं बच्चों। ठीक है, अर्थात पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम अतीत की सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में अवशेषों को प्राप्त करते हैं। यानी पुरातत्व हम लोगों को हमारे अतीत की सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में जानकारी देता है। खुदाई से जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उस अवशेष का अध्ययन करके हम अपनी संस्कृति और सभ्यताओं को प्राप्त करते हैं बच्चों। यानी पुरातत्व हमें हमारी संस्कृति और सभ्यताओं की जानकारी देता है। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 15 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, अब चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये 2021 में पूछा है। उत्खनन, खनन मतलब होता है बच्चों खोदना। जब हम लोग खुदाई करते हैं, जमीन को खोदते हैं और जमीन को खोद करके कुछ चीजों को जमीन के अंदर से
बाहर निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बच्चों उत्खनन कहते हैं। यानी उत्खनन का अर्थ है खुदाई की प्रक्रिया, जिसमें जमीन से कुछ विशेष चीजों को निकाला जाता है और इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी उत्खनन के द्वारा पुरातत्व जैसे अभिलेख, मूर्तियां, सिक्के, मोहर आदि प्राप्त किए जाते हैं और इसी आधार पर इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी देखिए, पुरातत्व प्राप्त करने के लिए पुरातत्व प्राप्त करने के लिए हम लोगों को जमीन को खोदना होगा और खोद करके जो प्राचीन तत्व निकलेगा उसे हम लोग अवशेष कहेंगे और इसी अवशेषों की जानकारी से हम लोग इतिहास को जानते हैं। तो इस पुरातत्व के लिए, इस अवशेष को निकालने के लिए हम लोगों को जमीन को खोदना पड़ता है और खोद करके जो अभिलेख वगैरह हैं, जो मूर्तियां वगैरह हैं, जो सिक्के वगैरह हैं, उसको जमीन से बाहर निकाला जाता है। इसी को हम लोग उत्खनन कहते हैं। यानी खोद करके जमीन के अंदर से विशेष चीजों को बाहर निकालना ताकि इतिहास की जानकारी मिल सके, उसे हम लोग बच्चों उत्खनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से इसको आप लोग समझिए। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर देखिए। उम्मीद है मुझे समझ में आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 5वां नंबर क्या बोलता है, अभिलेख किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना, अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों, धातुओं की पट्टियों यानी ताम्रपत्र पे, दीवारों पे, स्तंभों पर, किसी भी चीज पर खुदा हुआ संदेश। ठीक है, यानी अगर राजा या कोई भी पंडित वगैरह, कोई भी जो आदेश वगैरह, जो धर्म के नियम वगैरह बनाता था, उसको वो पत्थरों पर, धातुओं के पट्टियों पर, दीवारों पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर, किसी भी चीज पर खुदवा करके लिखा देता था। ठीक है, ताकि जनता उसको पढ़े। उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं और इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। यानी मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि पत्थरों, धातुओं की पट्टियों, दीवारों, स्तंभों, ताम्रपत्रों आदि पर खुदे हुए संदेश को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, जो पत्थरों पर जो अभिलेख खुदा होगा उसको हम लोग शिलालेख कहेंगे। धातु की पट्टियों पर जो अभिलेख रहेगा उसको हम लोग ताम्रलेख कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, स्तंभों पर जो रहेगा स्तंभ लेख कह सकते हैं। दीवारों पर जो रहेगा उसको भी हम लोग शिलालेख ही कहेंगे। ठीक है, तो तरह गुफाओं में जो अभिलेख खुदा हुआ संदेश रहता है उसको गुहालेख कहते हैं। तो अभिलेख कई प्रकार के हो सकते हैं। तो मोस्टली याद रखिएगा कि किसी भी संदेश को, जनरली संदेश तो राजा जारी करते होंगे। ठीक है, तो किसी भी संदेश को पत्थरों, शिलाओं, गुफाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों आदि पर खुदवा देना, ठीक है, ताकि वहां की जनता उस संदेश को पढ़ सके, उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका प्रयोग पुराने काल से ही हमारे यहाँ होता आ रहा है। ठीक है, अभिलेख का महत्व क्या था? अभिलेख का पहला महत्व था, देखिए अभिलेख का महत्व क्या था, 2 महत्व लिखने बोला है। तो पहला महत्व लिख सकते थे, अभिलेख से हमें राजाओं के आदेश, युद्ध, दान और शासन की व्यवस्था की जानकारी मिलती थी। अभिलेख से हमको पता चल जाता था कि राजा ने जो आदेश दिया उसको अभिलेख में लिखाते थे, वो राजा ने जो युद्ध किया उसको वो अभिलेख में लिखाते थे, राजा ने जो दान दिया उसको अभिलेख में लिखाते थे। इन सब चीजों की जानकारी हम लोगों को अभिलेख से मिलती है। दूसरा, ये हमें इतिहास के प्रामाणिक स्रोत है। ये इतिहास का प्रामाणिक स्रोत है जो हमें उस समय के भाषा, लिपि और समाज की जानकारी देता है। ये प्रामाणिक है और बिल्कुल सत्य होता है बच्चों, जो हमें ये बताता है कि उस समय लिपि क्या थी, उस समय की भाषा क्या थी। क्योंकि जो भी चीज लिखा जाता है वह कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाषा में लिखा जाता है और भाषा लिखने की विधि को हम लोग लिपि कहते हैं। तो कहीं ना कहीं भाषा पता चल जाएगा तो लिपि की भी जानकारी हो जाएगी और उसमें 100% उस समय का समाज के बारे में, उस समय के धर्म के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में,
उन सब चीजों के बारे में अभिलेख में लिखा जाता था। तो उन सब चीजों की जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से हो जाती थी। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 में और 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार के बारे में लिखे। आप लोगों को बता देते कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है और हमको उसके बारे में बताने के लिए बोला गया है। उस स्नानागार के बारे में हम लोगों को बताने के लिए बोला गया कि वो स्नानागार क्या था और उसका उपयोग किन कार्यों में होता था। इन सब चीजों को अगर हम लिख देंगे तो वो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार के बारे में लिखे, ये 19 में 21 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि विशाल स्नानागार के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में ही मिला बच्चों। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में एक है। हड़प्पा सभ्यता में जो भी इमारतें मिली है उनमें मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है एक महत्वपूर्ण इमारत है, उन्हीं में से एक है। ठीक है, जैसे आपको अन्नागार मिला है तो अन्नागार भी इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह हमारा मोहनजोदड़ो का स्नानागार भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह एक बड़े तालाब जैसा है जो पक्की ईंटों का बना हुआ था। ये एक तालाब जैसा था बच्चों, यानी बीच में तालाब था, ये तालाब हो गया और ये तालाब पक्की ईंटों का बना हुआ था। हम लोग आज के डेट में उसको स्विमिंग पूल के रूप में देख सकते हैं। कुछ वैसा ही था लेकिन बहुत बड़ा था बच्चों। इसका आकार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा तक था। ठीक है, और याद रखिएगा इस स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे। चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः माना जाता था कि शायद ये कपड़े बदलने या पूजा करने के लिए था। मतलब ये जो स्नानागार मिला है इसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं, जिससे ये माना जाता था कि इसमें ये कमरे या तो कपड़े बदलने के लिए होंगे या फिर यहाँ पूजा वगैरह किया जाता था। ठीक है, इसमें पानी लाने और निकालने की भी व्यवस्था थी। इस स्नानागार में जो रावी नदी है उस नदी का पानी आता था और पानी आकर के स्टोर होता था। जब ये पानी गंदा हो जाता था तो इसको एक साइड से निकालने की भी व्यवस्था थी। ठीक है, यानी पानी लाने और पानी निकालने का, यानी स्नानागार में जब भी गंदा पानी जमा हो जाता उसको दूसरी तरफ ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि इस पानी को निकाल दिया जाता था, फिर से साफ पानी इसमें भर दिया जाता था। यानी कहीं ना कहीं उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। ये बताता है कि उस समय के लोग कितने विकसित थे, जो आज के स्विमिंग पूल जैसी रचना बना दिए थे, जिसमें पानी लाने और निकालने का भी बेहतर व्यवस्था था। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है कि इस स्नानागार का उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि इनका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए होता था। कोई पूजा पाठ हुआ उस अवसर पर इस स्नानागार का यूज होता था। लोग यहाँ किसी धार्मिक समारोह या त्योहार के समय स्नान करते होंगे। कभी कोई धार्मिक प्रोग्राम हो गया, धार्मिक समारोह हो गया, उस समय लोग यहाँ स्नान करते होंगे, ऐसा माना जाता था। और ये क्वेश्चन 2019-2021 में पूछा गया बच्चों। थोड़ा बेहतर तरीके से इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? अगला बोला गया है हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में बोले। ठीक है बच्चों, आपको बता देते हैं कि जो हड़प्पा की लिपि है बच्चों, हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है बच्चों। भाव चित्रात्मक लिपि है क्योंकि इसमें भावनाओं को चित्र के द्वारा व्यक्त किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है बच्चों। इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। अगर पढ़ा जाएगा या पढ़ लिया जाएगा तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को और ज्यादा जानकारी मिलेगा, क्योंकि हम लोग केवल अभी अनुमान के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी बच्चों। चित्रात्मक बोलिए या भाव चित्रात्मक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चित्रात्मक भी बोल सकते हैं, भाव चित्रात्मक भी बोल सकते हैं, बट ये दाई से बाई लिखी जाती थी। दाई से बाई लिखने का मतलब होता है, अभी जो उर्दू वगैरह लिखा था इस साइड से, ये दाई से बाई लिखा जाता था, फारसी की तरह थी। ठीक है, दाई से बाई लिखा जाता था, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा की लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, इसमें 14 मूल चिन्ह है। जो इस लिपि में जो 64 इस लिपि में 64 मूल चिन्ह है। जैसे मान लीजिए एक चिन्ह हो गया क,
तो क से का बना, की बना, कु बना, लेकिन मूल चिन्ह क्या हो गया, क हो गया। तो उसी तरह मूल चिन्ह कितने हैं, 64 है। और इन्हीं मूल चिन्हों से टोटल 205 से लेके 400 तक चिन्ह बन सकते थे। यानी मूल चिन्ह, मेन चिन्ह 14 माना गया है, और कुल चिन्ह जो है 205 से 400 के बीच माना गया है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क लिखते हैं, तो क से क, का, की, कु, के बनता है ना जी। उसी तरह ख से ख, खा, खी, खू, खे, इस तरह बनता है ख, खा, खी, दुर्गिकार की, हर्षुकार, दुर्गा, इस तरह करके वर्ड बनता है ना। तो एक मूल वर्ड ख है, मूल वर्ड क है, उससे ढेर सारे चिन्ह बने हैं। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के समय जो था, मूल चिन्हों की संख्या 64 मानी गई है, जिससे 205 से 400 तक वर्ड बनाए जाते थे। इस लिपि से संबंधित कोई भी अभिलेख अब तक नहीं मिला है। ठीक है, यानी उस समय ये पता चल जाता है कि अभिलेख उस समय नहीं खुदवाया जाता था, क्योंकि ये लिपि तो मिला है, ठीक है, मोहर वगैरह में लिपि मिला है, सिक्का वगैरह में लिपि मिला है, लेकिन अभिलेख हड़प्पा सभ्यता में एक भी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज्यादा जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में लोगों को नहीं है। बस इतना है कि वह चित्र के द्वारा थी, तो वह भाव चित्रात्मक लिपि या सिर्फ चित्रात्मक लिपि थी, इस चीज का जिक्र हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को बच्चा। ये 2021 में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे, या विशाल अन्नागार, अन्नागार थोड़ा बच्चों गलत लिखा गया, ऐसे होगा, इस पर टिप्पणी लिखे। ठीक है बच्चों, तो मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार के विषय में लिखे 2019 में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को चेंज करके 2022 में पूछा गया है, विशाल अन्नागार के बारे में लिखे। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के समय में अन्नागार हम लोगों को मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जैसे विशाल स्नानागार मिला था, उसी तरह विशाल अन्नागार के प्रमाण मिले हैं बच्चों। यह अन्नागार 6-6 के कमरे में थे, कमरों की 2 कतार में थे, यानी 6-6 की कमरों, ऐसे करके 6 इधर से था। ठीक है बच्चों, और 6 जस्ट उसके पैरेलल भी 6 था, यानी टोटल 12 कमरे थे, 12 कमरे थे। ठीक है, तो 6-6 के कतार में 2 थे, 12 कमरे मिले थे। और अन्नागार के बाहर चबूतरा भी बना था, अन्नागार के बाहर एक विशाल चबूतरा बना था बच्चों, और माना जाता था कि इसी चबूतरे पर अनाज सुखाया जाता था, सुखा करके फिर इस अन्नागार के अंदर स्टोर किया जाता था। ठीक है, तो प्रत्येक अन्नागार के बाहर चबूतरा मिला है, और माना जाता है कि इस चबूतरे में अनाज को सुखा करके फिर इस अन्नागार यानी गोदाम में भरा जाता था। अन्नागार को हम लोग एक गोदाम की तरह देख सकते हैं। ठीक बच्चों, इस अन्नागार में उन अनाजों को रखा जाता था जो कर के रूप में किसानों से वसूला जाता था। देखिए, टैक्स रहती थी ना सरकार दी, तो अभी भी टैक्स रहती, तो उस समय टैक्स के रूप में अनाज लिया जाता था। तो माना जाता था कि इस अनाज को, इस अन्नागार में उन्हीं अनाजों को रखा जाता था जो टैक्स के रूप में वहां के राजा किसानों से वसूलते थे। वसूलने के बाद उस अनाज को लाते थे, चबूतरे पर सुखा करके फिर इन बड़े बड़े गोदामों में, जो 6-6 की कतार में 12 गोदाम मिले हैं, उनमें भर देते थे। ठीक है, अगर किसी कारणवश जब अनाज कम पैदा होता था या अकाल की स्थिति आ जाती थी, हड़प्पा सभ्यता में होता था, कभी अनाज पैदा नहीं हुआ, कम पैदा हुआ, या अनाज की अकाल की स्थिति आ गई, तो इस अनाज का वितरण लोगों के बीच किया जाता था, ताकि लोगों को भोजन मिल सके। यानी अनाज की कमी का सामना करने के लिए इसका उपयोग मोहनजोदड़ो के काल में किया जाता था। यानी कहीं ना कहीं अभी जो, जैसे मान लीजिए अभी जन वितरण प्रणाली, कोटा वगैरह के अंतर्गत सरकार अनाज बांटती है ना जी, तो वो अनाज हम से खरीद के ना स्टोर करती है, तो उसी तरह था, ये अनाज स्टोर करते थे, और जब कभी राज्य में अकाल पड़ जाए या फिर किसी कारण बस अनाज कम पैदा हो, तो राजा लोगों तक यही अनाज को पहुंचाती थी। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दो टॉपिक में क्वेश्चन पूछा गया, लोथल कहाँ है और इतिहास के अध्ययन में इसका महत्व बताएं। मैं आपको बता दूं कि लोथल गुजरात में है, गुजरात का भावनगर नामक जिला है, उसी जिले के पास लोथल है, उसी जिले के अंदर है। लोथल एक बंदरगाह भी है, सी पोर्ट भी है बच्चों। लोथल एक बंदरगाह या
सी पोर्ट है जो गुजरात के भावनगर जिले में है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य केंद्र लोथल था। लोथल समुद्र तट के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण पोर्ट यानी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। लोथल गुजरात के भावनगर में है। हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य केंद्र है, समुद्र के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए वह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख और सबसे इंपोर्टेंट सी पोर्ट यानी बंदरगाह के रूप में जाना जाता था, जिसको हम लोग गोदी भी कहते हैं। सी पोर्ट बोलिए, बंदरगाह बोलिए या गोदी बोलिए, ठीक है बच्चों। और इतिहास के अध्ययन में लोथल का बहुत ज्यादा महत्व है। क्या महत्व है बच्चों, उसको देखते हैं। तो इतिहास के अध्ययन में लोथल का पहला महत्व क्या बच्चों, कि लोथल से मेसोपोटामिया अर्थात जिसको हम लोग आज इराक कहते हैं, पुराने समय में इसको मेसोपोटामिया कहा जाता था, उसके साथ व्यापार होता था। लोथल के बंदरगाह से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। यहाँ से मोती, मणि, धातु, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिस्र यानी मेसोपोटामिया यानी इराक भेजे जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से मोती, मणि, धातु और मिट्टी के बर्तन मिस्र इराक जाते थे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार इराक के साथ होता था, यानी उस समय उसका नाम मेसोपोटामिया था, आज हम लोग इराक कहते हैं, ठीक है। यहाँ एक बड़ा गोदाम भी मिला है बच्चों, वेयर हाउस कह सकते हैं, और एक घाट भी मिला है जिसको डॉकयार्ड भी कहते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। जिससे पता चलता है कि यहाँ पर गोदाम से माल का लेन देन भी होता था और बड़ी बड़ी जहाजें, नावें यहाँ आकर रुकती थी, ठीक है। ये गोदाम, वेयर हाउस और डॉकयार्ड जो है ये बताता है, जो कि लोथल में मिला है, कि जल मार्ग से माल यहाँ पर आता था और यहाँ से व्यापार तथा लेन देन की क्रिया होती थी। लोथल में बने मनके, लोथल के लोग मनके बनाने में बहुत निपुण थे, बहुत ज्यादा मनके यानी धातु के या फिर पत्थर वगैरह के हार, आभूषण वगैरह बनाए जाते थे। और यहाँ के मनके कई कार्यशाले में, यहाँ कई मनके बनाने के कार्यशालाएं मिली हैं, कई ऐसे फैक्ट्रियों टाइप के मिले हैं जहाँ मनके बनते थे, ठीक है। ये याद रखिएगा। लोथल से हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक गतिविधियों का, लोथल से हमें हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक गतिविधियों, समुद्री व्यापार और तकनीकी प्रगति का जानकारी भी मिलता है। ये पता चलता है कि लोथल जो था हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और तकनीकी प्रगति का एक मुख्य केंद्र था। यहाँ आर्थिक गतिविधियां बहुत होती थी, बिजनेस, व्यापार वगैरह यहाँ बहुत ज्यादा होता था, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन खत्म हो गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। इसमें 2 क्वेश्चन था, लोथल जो कि मैंने यहाँ बताया और इसका महत्व मैंने आगे वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था। देख लीजिए, ये इसके 4 महत्व मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा नोट कर लीजिएगा, समझ गए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, या हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं, ठीक है। जल निकासी प्रणाली का वर्णन करने बोला है या इसकी 2 विशेषता बताने के लिए बोला है बच्चों। ये क्वेश्चन 2020, 22 और 25 में पूछा है। आपको 2 विशेषता बोला बताने के लिए, मैंने यहाँ 3 लिख दिया है, ठीक है बच्चों। 2 बोलेगा तो 2 लिखिएगा, और जल निकासी व्यवस्था के बारे में वर्णन करने बोलेगा तो आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए समझते हैं हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी की प्रणाली थी, जिसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं, वह बहुत विकसित और उन्नत था, जो आज के ड्रेनेज सिस्टम से मिलता है। यानी उस समय के लोग अपने घर के गंदे पानी को निकालने के लिए काफी कॉन्शियस थे, जागरूक थे। ये बात हम लोगों को ये जल निकासी सिस्टम से पता चलता है। इसे उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक माना जा सकता है। जैसे आप स्नानागार, अन्नागार, सड़क निर्माण को महत्वपूर्ण मानते हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली भी उस समय की उन्नत कार्यशैली का प्रमाण था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के दोनों किनारों की, दोनों ओर जो सड़क था बच्चों, उसके दोनों ओर ड्रेनेज सिस्टम था, दोनों ओर नाले बने हुए थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के सड़कों के दोनों ओर
पक्की ईंट की नालियां बनी थी बच्चों, पक्की ईंट की। ये नालियां सड़कों के नीचे से होकर, सड़क के नीचे से होकर गंदे पानी को बाहर लेकर जाती थी, समझे। सड़क के दोनों किनारे पे नाली बने थे, और वो नाली जो था वो सड़क के लेवल से नीचे था, ध्यान दीजिए, सड़कों के नीचे थी, ठीक है। और आजकल का नाला तो सड़क के ऊपर ही बन जाता बच्चों, सड़कों के नीचे नाला था, और वह गंदे पानी को घर से बाहर लेकर जाते थे। जितना भी गंदा पानी होता था मेन नाला में, घरों का गंदा पानी है, गंदा पानी जो है उसको लाने के लिए छोटे छोटे नाले भी बने हुए थे। वह नाले घर के गंदे पानी को मेन नाला यानी सड़कों के किनारे जो नाले बने थे उसमें लाते थे, फिर यह पानी शहर के बाहर, नगर के बाहर ले जाकर गिरा दिया जाता था। यानी हर घर से छोटी छोटी नालियां जुड़ी होती थी, जो घरों के पानी को मुख्य नाली में भेज देती थी। जो छोटी नालियां थी वो घर के पानी को मुख्य नाली में भेज देती थी, और इससे शहर साफ सुथरा रहता था, कहीं भी गंदगी कीचड़ वगैरह नहीं फैलती थी। अगला है, नालियां ईंटों या पत्थरों की बनी ढक्कन से ढकी होती थी। ये नालियां जो थी बच्चों ईंटों और पत्थरों से बने हुए ढक्कन से ढकी रहती थी, ताकि गंदगी और दुर्गंध बाहर ना आए। यानी सबसे बड़ी बात, सड़कों के किनारे, दोनों किनारों पर पक्की ईंटों की नालियां बनी थी। उसके बाद घरों से छोटी छोटी नालियां इन मेन नाले में आकर मिलती थी, ठीक है बच्चों। और नालियां जो थी ईंट या पत्थर की दीवारों से ढकी हुई थी। जगह जगह पर मेन होल भी बने हुए थे बच्चों, ताकि सफाई का काम हो सके। चौथा पॉइंट भी लिखे, देखिए, नालियों को साफ करने के लिए जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे, जिसको हम लोग इंस्पेक्शन होल या मेन होल भी कह सकते हैं, मेन होल बने हुए थे बच्चों। मेन होल्स बने थे या इंस्पेक्शन होल्स बने हुए थे, छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे, चेम्बर बने हुए थे, ताकि जो गंदगी है वह जमा हुआ हो और उसको सफाई करने में आसानी हो। यानी नालियों की सफाई करने के लिए जगह जगह पर मेन होल बने हुए थे बच्चों, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं के नाम लिखे। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यता यानी उस समय की उसी से मिलती जुलती और दो सभ्यता, जिस सिंधु घाटी के समय की और दो सभ्यता का नाम लिखे। तो याद रखिएगा, जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी बच्चों, उसी समय मेसोपोटामिया यानी इराक में भी एक सभ्यता पनप रही थी, जो कि दजला फरात नदी के किनारे थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यह सभ्यता किस नदी के किनारे थी? दजला फरात नदी के किनारे थी। और उसी समय की एक और सभ्यता थी जो मिस्र में फैल रही थी, जिसका नाम था मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे बसी हुई थी। मिस्र की ज्यादातर आबादी नील नदी के किनारे बसा है। यानी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो दजला फरात नदी के किनारे है, और मिस्र की सभ्यता है जो नील नदी के किनारे है। और ये क्वेश्चन बच्चों 2022 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आराम से देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में काइंडली कमेंट करिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। इससे हम लोगों का थोड़ा सा हौसला अफजाई होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यक्ति मर जाता था, मरने के बाद उसकी बॉडी को डिस्पोज करने के कितने प्रकार थे? तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के 3 प्रकार थे। हम निम्न लिख दिए हैं, बहुत जगह 4 का भी जिक्र मिलेगा आपको, तो निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर 1 था पूर्ण समाधिकरण, नंबर 2 था आंशिक समाधिकरण, नंबर 3 था दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में क्या था बच्चों? इस प्रथा के अनुसार पूरे शव को सीधे जमीन में दफना दिया जाता था। कब्रिस्तान में पूरे शव को दफना दिया जाता है बच्चों, इसको हम लोग कहते थे पूर्ण समाधिकरण। इसका प्रमाण मिला है बच्चों, हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है R37। ठीक है, यह कब्रिस्तान बताता है कि उस समय पूर्ण समाधिकरण थी,
जो बॉडी थी उस बॉडी को सीधे जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। तो पूर्ण समाधिकरण के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं बच्चों। दूसरा आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था, जो व्यक्ति मरता था, मरने के बाद उसके बॉडी को यानी शव को खुले में छोड़ दिया जाता था ताकि जंगली जानवर उसे खा सके, और उसके बाद जो बची हुई हड्डियां होती थी, जो अवशेष होते थे, उनको दफना दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उनका मानना था ऐसा करने से हमारे जो पूर्वज या जो मृतक व्यक्ति हैं वह हमारे नेचर, हमारे प्रकृति में रहेंगे, और इससे हमारे प्रकृति के जीवों को भोजन भी मिल जाता था। तो पूर्ण समाधिकरण में पूरे बॉडी को जमीन के अंदर दफनाया जाता था। आंशिक समाधिकरण में सबको खुले में छोड़ दिया जाता था, पक्षी जानवर वगैरह उसको खा लेते थे, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस बॉडी को दफना दिया जाता था। ठीक है बच्चों। तीसरा है दाह संस्कार। दाह संस्कार मतलब जलाना। इस विधि में सबको जलाया जाता था, जैसा कि आज हिंदू धर्म में होता है बच्चों। उसका राख और हड्डियों को एक मिट्टी के बर्तन यानी कलश में भरकर जमीन में दफना दिया जाता था। क्लियर हो गया कि दाह संस्कार के 3 तरीके थे। पूर्ण समाधिकरण, जिसमें पूरे बॉडी को, पूरे सब को सीधे जमीन के अंदर दफना देना, इसका प्रमाण हड़प्पा में मिला है, और 37 कब्रिस्तान। आंशिक समाधिकरण के अंतर्गत सबको खुले में छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए, ताकि जंगली जानवर उसे खा सके, और बचे हुए भाग को हड्डियों के साथ जमीन में दफना दिया जाता था। दाह संस्कार में जो सब होता था उसको जलाया जाता था। जलने के बाद जो राख और हड्डियां बच जाती थी उसको एक मिट्टी के कलश में भरकर जमीन में दफना दिया जाता था। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन 14 पद्धति, जिसको रेडियो डेटिंग विधि भी कहते हैं बच्चों। इससे आप क्या समझते हैं? 15 में, 21 में, 22 में, 23 में पूछा गया है, और ये बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। ये जो कार्बन 14 पद्धति होती है ना बच्चों, ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग पुरानी वस्तुओं या जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं। यानी कार्बन 14 पद्धति जीवाश्म या पुरानी वस्तुओं के आयु का पता लगाने की विधि है बच्चों। देख लीजिए, यहाँ लिखती है हम, ये जो है आयु पता लगाने की विधि है पुरानी वस्तुओं और जीवाश्म का। ठीक है बच्चों। और इस पद्धति में होता क्या है, तो इस पद्धति में ध्यान दीजिएगा, इस पद्धति में वैज्ञानिक वस्तु में मौजूद C14 नामक रेडियोधर्मी तत्व को मापते हैं। यानी जो बचा हुआ अवशेष है, जो खुदाई से अवशेष निकला है, उसमें C14 कितना है इसको आप पता लगाते हैं, और उसके बाद उसकी आयु का पता लग जाता है। कैसे लग जाता है तो याद रखिएगा। देखिए, C14 जो है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। जब भी कोई वस्तु जीवित है उसमें C12 और C14 दोनों समान मात्रा में रहता है। जितना C12 है उतना ही C14 रहता है जीवित वस्तु में। ठीक बच्चों। पर मरने के बाद C12 जो है वह स्थिर होता है, वह चेंज नहीं होता है, लेकिन C14 धीरे धीरे करके घटने लगता है। ठीक है, और लगभग 5730 वर्ष के आसपास यह घटकर आधा हो जाता है। माना गया है कि C14 का अर्ध आयु काल 5730 वर्ष है। ठीक है, और इसी तरह हम लोग C14 की मात्रा देख करके ये पता लगा, पहले तो हमको, जब भी हम अवशेष का जांच करेंगे हमें पता चल जाएगा C12 कितना है, हमें पता चल जाएगा C14 कितना है। क्योंकि C12 अगर मान लीजिए अभी 70 है और C14 35 हो गया, या C14 मेरा 25 है, तो ये पता चल जाएगा कि आधा होने में 5230 साल लगे हैं। तो 100% ये अवशेष 5230 साल से पुराना है। ठीक है बच्चों। और इसी रेशियो के आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं कि बस अवशेष जो है, जो जीवाश्म जो है वह कितना पुराना है बच्चों, इसका पता हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है,
यानी C14 की मात्रा का पता लगाकर हम ये जान सकते हैं कि जो अवशेष है कितना पुराना है। ठीक है बच्चों, और उससे हम उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। इस विधि की खोज करने वाले का नाम है, वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, एक रसायन शास्त्री थे, B.F. लीवी। B.F. लीवी ने इस पद्धति की खोज की है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों का नाम बताएं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 में, 23 में और 24 में पूछा गया बच्चों। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। इसके अलावा भी आपको और है, सुटकांगेडोर है, ठीक है, सुटकाडोर है, ढेर सारे और भी नगर है बच्चों, बट ये 4 जो है फेमस है। कौन कौन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा भी ध्यान में रखेगा तो ये सारी चीजें आसानी से याद हो सकती है बच्चों। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषता का उल्लेख करने के लिए बोला, मैंने 3 लिख दिया है। सबसे पहली विशेषता क्या होगी, 2023 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, यह हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता है। दूसरी, यहाँ की सड़कें चौड़ी होती थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी बच्चों। यहाँ की सड़कें चौड़ी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती, जिसको हम लोग, ये जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, इसको हम लोग ऑक्सफोर्ड सर्कस विधि भी कहते हैं बच्चों। तीसरा विशेषता था कि जल निकासी की व्यवस्था वहां काफी अच्छी थी, सड़कों के किनारे नाले बने हुए थे और नाले बड़े बड़े पत्थरों से ढके हुए थे ताकि दुर्गंध बाहर न निकले, गंदगी बाहर ना फैले। समझ में आ गया बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं क्या क्या लिख सकते हैं। यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, सड़कें चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जल निकासी की व्यवस्था काफी अच्छी थी। सड़कों के किनारे दोनों किनारों में, सड़कों के दोनों किनारों में नालियां बनी हुई थी, नालियां ढकी हुई थी, मेन होल थे, सफाई की पूरी व्यवस्था थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर का नहीं है, गलती से लिखा गया, फिर भी मैं समझा देता हूं। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपि में अंतर। ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपि में अंतर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपि में क्या अंतर है बच्चों। पहला अंतर है, ब्रह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, इस साइड से इधर लिखी जाती है, जो कि आज हम लोग हिंदी, तमिल वगैरह, संस्कृत वगैरह लिखते हैं। लेकिन खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, इधर से लिखी जाती है, जो कि आज हम लोग फारसी को लिखते हैं। पहला अंतर हो गया कि ब्रह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्लियर हो गया बच्चों। दूसरा, ब्रह्मी लिपि आज की देवनागरी से मिलती है, जो हिंदी और बंगला की लिपि है, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, सॉरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो ब्रह्मी लिपि आज की देवनागरी से मिलती है, जबकि खरोष्ठी लिपि आज की फारसी से मिलती है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, 2 अंतर हो गया। ब्रह्मी लिपि में हर स्वर का अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग रूप होता है। ब्रह्मी में हर स्वर, जितना स्वर है उसका अलग अलग रूप होगा, अलग अलग अर्थ होगा। जबकि खरोष्ठी लिपि में केवल पहले स्वर का ही अलग अर्थ होता था, बाकी सबका अर्थ सेम होता था। ठीक है, समझ में आ गया। ब्रह्मी लिपि में हर स्वर का अलग अलग अर्थ होता है, जबकि खरोष्ठी लिपि में पहले स्वर का ही एक अलग अर्थ होता है। अगला है, ब्रह्मी लिपि का प्रचलन उत्तर भारत में था, जबकि खरोष्ठी लिपि का प्रचलन पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में था। ठीक है, यह अंतर इंपॉर्टेंट था। ब्रह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्रह्मी आज की देवनागरी से मिलती है, खरोष्ठी आज की फारसी से मिलती है। ब्रह्मी लिपि का हर स्वर का अलग अलग अर्थ था। खरोष्ठी लिपि में पहले स्वर का ही अर्थ अलग होता है, पहले स्वर का ही अर्थ अलग होता है, बाकी सब। खरोष्ठी लिपि में पहले स्वर का ही अलग अर्थ होता है, बाकी सबका अर्थ सेम होता है। ब्रह्मी लिपि का प्रचलन उत्तर भारत में, यानी यूपी बिहार, ठीक है, यूपी बिहार बोलते हैं, हाँ यूपी बिहार भी होगा। उसके अलावा आपको गुजरात,
जम्मू कश्मीर इन सब एरिया में ज्यादा था, जबकि खरोष्टी लिपि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज्यादा यूज में लाए जाते थे। ये क्वेश्चन इस लेसन से संबंधित नहीं है बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आप लोगों को बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सिंचाई की दो साधनों के नाम बताएं। हड़प्पा कालीन सिंचाई का पहला साधन कुआं, सॉरी नहर, फिर दूसरा कुआं हम लोग लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं बच्चों नदी। नदी तो नदी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि नदी से ही ना नहर बना बच्चों, नदी से ही नहर बना, इसलिए आप लोग मेन लिख सकते हैं नहर और कुआं। हड़प्पा कालीन सिर्फ नाम लिखने बोला, ध्यान रखिए, केवल नाम लिखने बोला है तो हम लोग लिख देंगे नहर, दूसरा कुआं। ये 2024 में पूछा गया बच्चे। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला 2025 में देखिए, ये भी बहुत इजी पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में उत्पादित होने वाले 4 कृषि उत्पादों के नाम लिखे। ठीक है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में उत्पादित होने वाले 4 कृषि उत्पाद के नाम लिखे। तो क्या क्या है हड़प्पा सभ्यता में उत्पादित होने वाले 4 कृषि उत्पाद? क्या है बच्चों? गेहूं, जौ, तिल, चना। गेहूं, जौ, तिल, चना, ये हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल थी। ठीक है बच्चों, इसको भी देख लीजिएगा, 2025 में पूछा गया। ठीक, अगला ये भी बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, बट ये भी इस लेसन का नहीं है, मैंने बता दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा मुझे। 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो गया कि मैंने दूसरे लेसन का डाल दिया है। ठीक है, ये 2025 में पूछा गया था। आहत क्या था? आहत, आहत नहीं, आहत। आहत क्या था? तो याद रखिए, 5 मार्क वाले सिक्के को आहत कहा जाता था बच्चों। किसे? 5 मार्क वाले सिक्के को आहत कहा जाता है। भारत के सबसे पुराने सिक्के थे ये, भारत के सबसे पुराना सिक्के 5 मार्क वाले सिक्के हैं, जिनको हम लोग आहत कहते हैं बच्चों, जो धातु के टुकड़ों पर औजारों से ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे। जो धातु के एक टुकड़ा पर किसी औजार से ठप्पा लगाकर बनाया जाता था बच्चों, ये 5 मार्क वाले सिक्के थे। इन सिक्कों का कोई नियमित आकार नहीं होता था, ना ही कोई इसका वजन मानक होता था, कुछ नहीं था। सॉरी, आकार नियमित नहीं था, आकार कुछ भी हो सकता था, ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा तो कोई भी आकार का था, लेकिन इसका वजन फिक्स था। इसका वजन, वजन के अनुसार इसका दाम होता था, वजन के अनुसार इसका वैल्यू होता था। ठीक है, इन पर लेख भी जगह जगह विभिन्न आकृतियां, जैसे मछली, इन पर लेख भी थी, कई तरह की आकृतियां बनी थी, जैसे मछली का आकृति बना था, पेड़ का, मोर का, हाथी का, एक ज्यामितीय चिन्ह भी बना होता था। मान लीजिए सिक्का बन गया, इसके ऊपर कुछ ऐसा 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 करके चिन्ह बना दिया, किसी प्रकार का ज्यामितीय चिन्ह बना देते थे। ठीक है, और इसके निर्माण लगभग 6 से दूसरी होगा शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुआ था, और ये व्यापार का शुद्धता लाने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध हुआ। तो आप लोगों को उतना नहीं लिखना है, आप लोगों को बस ये लिख देना है कि आहत सिक्के, जिन्हें हम 5 मार्क सिक्के भी कहते हैं, वह भारत के सबसे पुराने सिक्के थे, जो धातुओं के टुकड़ों पर लकड़ी का ठप्पा लगाकर बनाया जाता था। इनका कोई नियमित आकार नहीं होता था, लेकिन वजन मानक होता था। ठीक है बच्चों, ये भी लिख सकते हैं। इस पर कई तरह के लेख मिले हैं, कई तरह की आकृतियां, मछली, पेड़, मोर आदि के ज्यामितीय चिन्ह भी उकेरे गए थे। ये 2025 में पूछा गया बच्चों। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।